नमस्कार दोस्तों। आज अपन सेकंड ग्रेड अर्थात वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत की तैयारी कैसे करनी है, उस तैयारी कैसे करनी है उसकी शुरुआत में हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, क्योंकि पहला पड़ाव पाठ्यक्रम ही होता है। अगर अपन ने पाठ्यक्रम ध्यान से समझ लिया है तो मानो लगभग 25% तैयारी आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा, तैयारी करने के टिप्स दूंगा, उस अनुसार तैयारी करना और 100% विश्वास करना कि आप सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही देखना है कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम करवाती है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर जीके का होता है और सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। तो अपना सब्जेक्ट है संस्कृत। तो वैसे जीके का आपको पता ही है, 100 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट मतलब सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 130 क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण साहित्य के आधार पर और 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आधार पर होते हैं। तो हम थोड़ा विस्तार से उसका अध्ययन कर लेते हैं कि किस किस आधार पर आरपीएससी ने सिलेबस डिसाइड किया है। सबसे पहले 90 क्वेश्चन अर्थात 180 अंक के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए टीचर को, उसमें सबसे पहला सिलेबस में है संज्ञा प्रकरण। तो इसमें सीधा दे रखा है कि संज्ञा प्रकरण तय सामान्य प्रश्न, मतलब संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न कौन कौन से सिलेबस में डिसाइड कर रखा है। जो सिलेबस में दे रखा है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अर्थात संज्ञा प्रकरण में दे रखा है, सामान्य प्रश्न ही पूछेंगे, विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछेंगे। मतलब सामान्य अगर अध्ययन कर लिया है ना इसका, तो आपका ये संज्ञा प्रकरण आपका पूर्ण हो जाएगा, मतलब आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो संज्ञा प्रकरण में आपसे पूछेंगे, पहला मानो संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले है इत संज्ञा, कि इत संज्ञा क्या होती है। फिर है संयोग संज्ञा, फिर संहिता संज्ञा, फिर सवर्ण संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा। उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, प्रयत्न कौन कौन से होते हैं और पद क्या होता है, इनके बारे में अगर आप सामान्य जानकारी अर्थात सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आपका प्रथम बिंदु पूर्ण हो जाता है। इसमें जैसे मान लो आपको दिखाई दे रहा है कि 180 अंक का है और 90 क्वेश्चन। अब ये देख के चलो, 1 नंबर बिंदु, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 बिंदु आगे साहित्य का है 10 है। तो आरबीएससी ने 2014 और 2018 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, उसमें डिवाइड करके अर्थात 10 हैं तो प्रत्येक में से 9 क्वेश्चन ले लेंगे। 9 प्रश्न ले लेंगे संज्ञा प्रकरण से, 9 प्रश्न ले लेंगे जो संधि प्रकरण है उससे ले लेंगे, 9 प्रश्न समास प्रकरण से, 9 प्रश्न प्रत्यय से, 9 ही शब्द रूपों से, 9 ही धातु रूपों से, 9 ही अव्यय पदों से और 9 उपसर्गों से और 9 ही अशुद्धि संशोधन से और 9 क्वेश्चन ही साहित्य से संबंधित ले लिए जाते हैं। जो 2014 और 2018 में ये रिपीट किया गया था। 2016 में प्रत्यय में कुछ प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए गए थे, उपसर्ग वगैरह में कोई इक्के दुक्के प्रश्न पूछे गए थे। तो आगे भी मेरा मानना है कि अगर आरपीएससी सिलेबस भी डिसाइड करती है तो उसका सिलेबस डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
मतलब वो पूरे सिलेबस में से कुछ कुछ % मतलब लगभग डिवाइड कर करके आपसे पूछेगा। अगर मान लो उनको इनमें से 90 क्वेश्चन देने हैं तो 90 दे सकता है वो संज्ञा प्रकरण से ही, पर अगर संज्ञा प्रकरण दे देगा तो क्या शिक्षक का वो परीक्षण कर लेगा? नहीं हो सकता। तो वो सोचेगा कि कुछ कुछ जानकारी पूरे सिलेबस में से हो जाए, पूरे पॉइंट ऑफ से हो जाए, तो एक अच्छा शिक्षक हमें मिल सकता है। तो संज्ञा प्रकरण वाला आपने टॉपिक देख लिया है, इसमें ये है, उसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। कैसे करेंगे ये अपन अभी क्लास लगानी शुरुआत करेंगे, उससे पहले ये सिलेबस समझ लेते हैं। दूसरा है संधि। तो लिख रखा है निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदश्च। या निम्नलिखित केवल यही सूत्र, इनके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। पेपर में जो भी पूछेगा ना इन सूत्रों से संबंधित पूछेगा। अगर आपको इन सूत्रों से संबंधित जानकारी है ना तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आपने इस सिलेबस के अनुसार तैयारी कर ली है। अगर सिलेबस के अलावा आप चले गए कि हमें गहन अध्ययन करना है तो आप गहन अध्ययन के चक्कर में रह जाओगे और सिलेबस पढ़ने से चूक जाओगे। तो इसमें दे रखा है अचसंधि में इको यणचि एचो अय वायावे अकय सवर्णे दीर्घ आद गुण वृद्धि रेचि एंगी पररूपम एंग पदांतादति ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। अचसंधि में केवल इतने ही सूत्र देखने हैं आपको, इनके अलावा आप ना देखें चल सकता है। हल संधि में स्तोह सचुना सचुह स्टुना स्टुह जलाम जसोन्ते यरो अनुनासिके अनुनासिको वा जयो हो अन्यत्र श्याम तोरली मोनुस्वार है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है सस छोटी। हर संधि में आपको जो सूत्र बताए केवल उसी का आपको अध्ययन कर देना है। विसर्ग संधि में है सस जस सजुसोह रु खरवसानयोर विसर्जनीय विसर्जनीयस्य से अतोरोर प्लुता दप्लुते हसीच रोरी ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोवण। केवल जो संधि से संबंधित आपको इतने सूत्र दिए हैं उनका ही आपको विस्तार से समझ लेना है, विस्तार से अध्ययन कर लेना है। आगे अपना तीसरा पॉइंट आता है समास। जैसे दूसरे में संधि प्रकरण, तीसरा समास प्रकरण। समास प्रकरण में जो आपको जितने सूत्र दिए हैं उनके अलावा आपको ज्यादा सूत्र नहीं देखने हैं। समास प्रकरण में पहला सूत्र है अव्ययीभाव समास है। समास के बारे में बता रहा है कि आपको हम पूछेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में, द्विगुह समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में और बहुव्रीहि एतेषां समासानां सामान्य परिचय। मतलब इन समासों के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, न कि विशिष्ट। पदानाम क्या क्या किस किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। पदानाम समास, पदों का समास करना, और समास विग्रह है उसका विग्रह करना, मतलब जोड़ना और तोड़ना। आगे है चौथा प्रत्यय है। प्रत्यय, प्रत्यय में आपको देखे हैं कि कौन कौन से प्रत्यय हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। गाइडों में कोई गाइडों में काफी सारा मिल जाता है हमें। जैसे प्रत्ययों में इक्तय प्रत्यय, इक्त्वतु प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय, णउल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, घय प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, यत प्रत्यय, मतुप, तल, तरप और तमप। इन प्रत्ययों के अलावा आपको कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने इन प्रत्ययों के बारे में जानकारी कर ली ना तो आपका प्रत्यय वाला टॉपिक आपका पूर्ण हो जाएगा। आगे आता है पांचवा शब्द रूप।
शब्द रूप में कौन कौन से शब्द पूछेगा? राम, हरि, पति, सखी, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, आत्मन। स्त्रीलिंग में पूछेगा रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, स्त्री। नपुंसकलिंग में पूछेगा फल, वारी, मधु, जगत, अस्मद, युष्मद, सर्व, तत्, इदम। इनके अलावा आपको शब्द रूप में कुछ भी नहीं देखना है। जो सिलेबस में बताए हैं आपको केवल उन्हीं का अध्ययन करना है। 6 नंबर टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप में कौन कौन से? धातु रूप सीधा उन्होंने कह रखा है पंच लकारेषु। केवल आपको 5 लकारों में से ही पूछेंगे। कौन कौन से लकार? लट, दृट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार। अर्थात इन 5 लकारों से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लकार वैसे 10 होते हैं, परंतु 5 लकारों से ही आपको प्रश्न पूछेगा। कौन कौन सी धातुएं हैं? भू धातु, इस धातु, त्यज धातु, गम धातु, जी धातु, दृश धातु, नी धातु, पच धातु, पा धातु, लब धातु, वृत धातु, सेव धातु, श्रु धातु, हन धातु, दा धातु, जन धातु, नृत धातु, क्रुद्ध धातु, शक धातु, त्रि धातु, प्रच्छ धातु, लिख धातु, नम धातु, चुर धातु, कथ धातु। तो दोस्तों लगभग किताबों में काफी सारे धातुएं दे दी जाती हैं। ना तो अपन ये धातुएं पढ़ पाते और ना वो पूरी याद कर पाते। तो इससे अच्छा आपको एक सिलेबस क्यों दे रही है आरपीएससी? अगर आपको विस्तृत ज्ञान होना ही चाहिए था तो आरपीएससी कह देती कि हाँ संस्कृत, ऊपर नाम इतना लिख देती संस्कृत से संबंधित जानकारी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। तो ये सिलेबस देने की जरूरी नहीं थी। तो सिलेबस का मतलब यही है कि जो आपको सिलेबस दे रखा है उनके अलावा आपको बाहर जाना ही नहीं है। 7वां है अव्यय, अव्यय से संबंधित। अव्यय, अव्यय कौन कौन से अव्यय के बारे में आपसे पूछेगा? अत्र, अद्य, इतः, इत्थम, इदानीं, शनै, उच्चै, नमः, कथम, कदापि, किल, पुनः, यथा, तथा, खलु, धिक, प्रातः, चिरं, किमर्थम, कुतः, कदा। अर्थात इन अव्ययों के बारे में ही आपसे पूछेगा। लिख रखा है निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न। अव्यय पद संबंधी आपसे सामान्य प्रश्न ही पूछेगा। 8वां है उपसर्ग। उपसर्ग आपको दे रखे हैं किस उपसर्ग के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित तो उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न प्र, प्रा, अप, सम, अनु, दूर, वी, आम, अति, सु, प्रति, परि, उप, नीर, अधि। इन उपसर्गों के बारे में ही आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 9वां है अशुद्धि संशोधन या वाक्य शुद्धि। मतलब वाक्य शुद्धि। अब अशुद्धि किसके बारे में? उपर्युक्त पाठ्यक्रमाधारित वाक्य शुद्धि संस्कृते अनुवादश्च। उपर्युक्त पाठ्यक्रम, जो ऊपर पाठ्यक्रम दिया है, इनके बारे में आपको अशुद्ध शब्द दे देंगे, उनको शुद्ध शब्द करना है। और संस्कृते अनुवादश्च, अनुवाद करवाएगा आपसे। मतलब हिंदी में दे देगा तो संस्कृत में ट्रांसलेट करना, और संस्कृत में है तो उनका हिंदी में ट्रांसलेट करना, वो आपसे
इस 9 नंबर में पूछ लेगा। अब सीधा लिख रखा है कि उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा गया पाठ्यक्रम, इससे आधार पर आपको अशुद्धि संशोधन करवाएंगे, मतलब वाक्य शुद्धि करवाएंगे। और संस्कृत में अनुवाद संबंधी भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जाएंगे। 10वां टॉपिक है संस्कृत साहित्य। साहित्य से संबंधित प्रश्न। तो संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न में लिख रहा है निम्नलिखिता नाम महाकवि नाम एवं व्यक्तित्व कृतित्व संबंधी सामान्य प्रश्न। तो इन महाकवियों, निम्नलिखित महाकवियों के बारे में व्यक्तित्व, कृतित्व और इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से महाकवि हैं उनके बारे में आपको कह रहा है। तो महाकवि हैं वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष है। गद्य कवि कौन कौन से हैं। दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास। नाटककार कौन कौन है। भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, विशाखा दत्त। नीति कवि कौन कौन से हैं। भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, पंडित नारायण पंडित है। अर्वाचीन मतलब आधुनिक कवि देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। मतलब इनमें जो दे रखे हैं महाकवि, गद्य कवि आदि, इनके बारे में आपको सामान्य अध्ययन करना है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये हो गया माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का। अब 180 प्रश्न हो जाएंगे 90। तो प्रत्येक टॉपिक से 9 प्रश्न करेंगे तो 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 इससे, 9 समास से, 9 प्रत्यय से, 9 शब्द रूप, 9 धातु रूप, 9 अव्यय, 9 उपसर्ग, 9 वाक्य शुद्धि और 9 संस्कृत साहित्य। हो सकता है 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएं, परंतु लगभग पेपर बनाने वाला सेम ही रखेगा इनसे। कोई सा टॉपिक मान लो उसको लगता है कि ये थोड़ा सरल है तो उससे थोड़ा कम कर देगा और पास वाले दूसरे से थोड़े अधिक कर देगा। परंतु 2016, 2014 और 2018 वाले प्रश्न में डिवाइड करके दिए, मतलब 9 करके। 16 में थोड़ी चेंजिंग कर दी थी, परंतु आगे विश्वास है ऐसे डिवाइड करके ही पेपर बनाने वाला पेपर बनाएगा। आगे है स्नातक स्तर का ज्ञान आपको क्या होना चाहिए। स्नातक स्तर में से आपको 80 अंक के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है सूत्रों का सामान्य परिचय। सूत्राणाम सामान्य परिचय। मनोकारक के सूत्र हैं। कारक प्रकरण आपका यहीं से पूर्ण हो जाएगा। कौन कौन से सूत्र हैं दे रखा है। निम्नलिखिता नाम सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगस्य। मतलब सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वाक्य में प्रयोग करना। इन सूत्रों को वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वैसे प्रश्न आपसे पेपर बनाने वाला पूछेगा। तो पहला प्रश्न है प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचनमात्र प्रथमा। कर्तु, रिप्सितम कर्म, अधिसिंह स्थासाम कर्म, एकथितम च, उपान वध्याम वसय, अभितय परितय समय निक्षा हा प्रतियोगेपि,
काला धवनो अत्यंत संयोगे साधक तमम करणम कर्तरी करणयोस तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकारे सहयुक्ते अप्रधाने कर्मणायम विप्रेति स संप्रदानम रुच्यर्थानां प्रीयमाणे क्रुद्धद्रुहे ईर्ष्यासूयार्थानां यम प्रतिकोपे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसंत योगांसे ध्रुवं पाई अपादानं भित्रार्थानां भय हेतु जनिकर्तु प्रकृति भुवै प्रभवै आधारो अधिकरणं यतश्च निर्धारणं यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठीशेषे कर्तरी कर्मणो कृति। इन सूत्रों के बारे में ही आपसे पेपर बनाने वाला प्रश्न पूछेगा। दूसरा है टॉपिक छंद। छंद में दे रखा है अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वसंत, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयातम, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडितम, श्रगधरा। निम्नलिखितानां छंदसां सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। निम्नलिखित छंदों के बारे में सामान्य परिचयात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन छंदों के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और छंद तो ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको आज तक किसी ने पढ़ाए नहीं है। छोटे छोटे ट्रिक हैं, छंद वाले प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आगे है तीसरा अलंकार। अलंकार तो निम्नलिखितानां अलंकाराणां लक्षणोदाहरण संबंधी सामान्य प्रश्न। कौन कौन से अलंकार हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं इनमें कि लक्षण उदाहरण संबंधित सामान्य प्रश्न। लक्षण और उदाहरण से संबंधित आपको सामान्य प्रश्न पूछेगा। या तो लक्षण दे देगा उसका उदाहरण पूछ लेगा, या उदाहरण दे देगा लक्षण पूछ लेगा, या छोटा भाग दे देगा, मतलब खालिस्तान के रूप में आपको लक्षण या उदाहरण में से पूछ सकता है। कौन कौन से? अनुप्रास है, यमकम, सलेस है, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शन, दृष्टांत, अर्थांतर न्यास, दीपकम, तुल्य योगिता। इन अलंकारों के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, अर्थात इन अलंकारों के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। चौथा है सूक्त। सूक्तानां ग्रंथानां। सूक्त और कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो? इंद्र सूक्त में से इंद्र सूक्त के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, पुरुष सूक्त 10वें का 90, और अग्नि सूक्तम 1.1, विष्णु सूक्तम 1.154, श्रीमद् भागवत गीता का 2वां अध्याय, केवल 2रा अध्याय, और ईशोपनिषद के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा। अर्थात इंद्र सूक्त जो दे रखा है सूक्त केवल उसी का केवल जैसे 2.12 है, तो इन्हीं मंत्रों के बारे में आपसे पूछेगा, इनके अलावा नहीं पूछेगा। जैसे पुरुष सूक्त तो काफी बड़ा है, परंतु आपको पढ़ना है 10.90 वाला ही, इनके अलावा नहीं पढ़ना। 5वां है भारतीय संस्कृति संबंधी प्रश्न। भारतीय संस्कृति संबंधी प्रश्न कहाँ से पूछेगा? भारतीय संस्कृति काफी बड़ी है, परंतु उनमें से वर्ण व्यवस्था
अपनी वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, 16 संस्कार और पंच महायज्ञ, मतलब 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं और कहां से इनकी शुरुआत होती है, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये 80 नंबर का है, मतलब 40 प्रश्न। तो 8 प्रश्न पूछ लेगा, 8 हिस्से 8 हिस्से 8 हिस्से 8 हिस्से 8 हिस्से 2014 और 18 में डिवाइड करके पूछा है, अर्थात 8 प्रश्न इससे पूछ लिए, 8 हिस्से पूछ लिए, 8 अलंकारों से, 8 सूक्तों से संबंधित सामान्य जानकारी और 8 भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए। और आगे 2021 में भी जो सेकंड ग्रेड अभी आने वाली है उसमें भी लगभग ऐसे डिवाइड करके ही प्रश्न पूछेगा। आगे भाग होता है तीसरा भाग शिक्षण विधियों वाला। शिक्षण विधियों के भी 4 पार्ट हैं। शिक्षण विधि, पहला पार्ट है भाषा कौशल। भाषा कौशल केवल 2 ही कौशल हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। इनकी जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछेगा। पाठन कौशल अभिवृद्धि विषय का विधेय। पाठन कौशल मतलब पठन कौशल होता है उनकी अभिवृद्धि, अभी जो वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं उनके बारे में प्रश्न पूछेगा। लेखन कौशल, लेखन कौशल है अभिवृद्धि विषय का विधेय, मतलब लेखन कौशल में सुधार करने के लिए कौन कौन सी विधियां जरूरी हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। केवल 2 ही, मतलब पाठन और लेखन, मतलब श्रवण और वाचन कौशल के बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। दूसरा है अध्यापन विधेय। अध्यापन विधि आपको क्लास में या कक्षा में किन किन विधियों से अध्यापन करवाना चाहिए, अर्थात व्याकरण शिक्षण करवाते समय कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, गद्य शिक्षण करवाते समय किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और पद्य शिक्षण करवाते समय किन किन विधियों का प्रयोग, और नाटक शिक्षण करवाते समय किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे। तीसरा है अध्यापन कौशल। अध्यापन कौशल कौन कौन से कौशल? प्रस्तावना प्रश्न कौन से होते हैं, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, श्यामपट प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न, प्रवाह कौशल, अर्थात इन से संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछेगा। चौथा है पाठ योजना। पाठ योजना, पाठ योजना में गद्य पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, पद्य पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, व्याकरण पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, अनुवाद पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, और नाट्य पाठ योजना अर्थात नाटक की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा। तो 2014 और 18 के अनुसार 40 प्रश्न तो इसके हो ही गए थे, और शिक्षण विधियों के 40 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 5 इससे पूछ लेगा, 5 इससे 5 इससे 5 इससे, मतलब प्रत्येक बिंदु से 5-5 प्रश्न पूछ लेगा। तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन 40 के हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि सारे 15 क्वेश्चन इससे पूछ लेगा, 2-3 इससे पूछ लेगा या खाली छोड़ देगा। तो लगभग सिलेबस का मतलब यही होता है कि एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक होने के लिए या अच्छा शिक्षक प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा सिलेबस निर्धारित करना है जिनको ये लगभग व्याकरण आदि की सामान्य जानकारी हो। तो ये था अपना पाठ्यक्रम।
जिनमें कुल 150 प्रश्न आएंगे और 300 अंक का होगा। मान के चलना, तैयारी बढ़िया तरीके से करेंगे। आप अपनी शुरुआत वाली क्लास देख लेना, अगर कुछ अच्छा लगे तो आप अपनी क्लास में जुड़ सकते हैं। जल्द ही अपन कक्षाओं की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ आगे मिलने तक मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।